साथियों, एक नाम आपने बहुत सुना होगा, बार बार आप लोग सुन रहे होंगे। धारा 144, सेक्शन 150। कई जगह आपने सुना होगा कि धारा 144 लागू कर दी गई, धारा 144 लगा दी गई। अब हम लोग वहां खड़े नहीं हो सकते हैं, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। कई सारी चीजें ऐसी आई हैं कि जिनकी ऐसी होती हैं, मतलब ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, परिस्थितियां तैयार हो जाती हैं कि लगा दी जाती है। आप सुनते हैं कि जी वहां धारा 144 लागू। तो जैसे अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया था तो पहले वहां पे कुछ भी लागू नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वहां भीड़ बढ़नी शुरू हुई और धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने शुरू हुए, तो वहां पर जो है धारा 144 बाद में वहां पर इम्प्लीमेंट कर दी गई, लगा दी गई। ईडी ऑफिस जो मुख्यालय है वहां भी लगा दी गई थी धारा 144, क्योंकि पुलिस को यह शक था कि यहाँ भी लोग या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वहां पर इकट्ठे हो सकते। उसके अलावा और भी ऐसे कई मौके आए जब धारा 144 लगा दी जाती है। कोविड के टाइम पर धारा 144 लगा दी गई। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे गौतम बुद्ध नगर में रामनवमी के टाइम पर लगा दी गई थी। तो ऐसी बहुत सारी जगह आती हैं जब पूरे क्षेत्र में किसी क्षेत्र विशेष में धारा 144 लागू कर दी जाती है, लगा दी जाती है। तो आज के अध्याय में हम यही समझेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर धारा 144 क्या है, इसका उपयोग कब होता है। सीआरपीसी और आईपीसी दोनों में धारा 144 का जिक्र है, तो क्या दोनों धारा 144 सेम है, एक जैसी हैं? और अगर सेम है तो कैसे, और नहीं है तो कैसे? इसके साथ साथ आखिरी में हम बात करेंगे कि धारा 144 का उपयोग और दुरुपयोग, यानी सदुपयोग और दुरुपयोग क्या है, कैसे है, कैसे हम करते। तो साथियों, यहाँ पर हम समझेंगे कि धारा 144 क्या है। जैसे कि आप लोगों को पता है, देश, दुनिया, घर, राज्य, ग्राम पंचायत, इन सबको चलाने के लिए हमें कुछ नियम कानून बनाने हैं, क्योंकि बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति का कार्य करने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है। विचारों में भिन्नता होना एक सामान्य बात है। दो लोग एक जैसा नहीं ही सोचते हैं, उनकी बातों में भिन्नता होती है, तो लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हमारा घर है, परिवार से अगर हम शुरू करें तो घर में हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कुछ नियम बना के उन्होंने रखे होते हैं कि ये नियम लागू होंगे। जैसे हम कहते हैं ना, ये मेरे घर की परंपरा है, मेरे घर में आज तक ऐसा नहीं हुआ, या आप घर में ये ऐसे होगा, या जो है शादी है तो ये नियम फॉलो होगा, किसी की मौत हो गई तो ये नियम फॉलो होगा, बच्चा हुआ तो ये नियम फॉलो होगा। इसी तरीके से ग्राम में सभा में जब हम आ जाते हैं तो वहां पर कुछ नियम कानून लिखित होते हैं, कुछ परंपराएं भी होती हैं कि भाई अगर किसी ने ऐसे कर दिया तो वैसे, और ऐसे कर दिया तो ऐसे। फिर उसी तरीके से धीरे धीरे अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में भी व्यवस्था चलाने के लिए उसी तरीके से नियम कानून की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से देश का है। अब इतना बड़ा देश है, इतने लोग रहते हैं, इतनी भिन्नताएं हैं, इतनी जो है लोगों की असमानताएं हैं चीजों में, तो आखिर देश को चलाने के लिए भी हमें एक कानून चाहिए, एक नियम चाहिए, एक नियमावली चाहिए जिससे हम लागू कर सकें। और क्योंकि भारत का संविधान, भारत देश सारे अपने नागरिकों को एक ही नजर से देखता है, तो हमें एक ऐसा कानून चाहिए, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, जो सभी को एक समान देखता हो, एक नजर से देखता हो, और सबके ऊपर एक समान रूप से लागू होता। तो ऐसी ही एक धारा है, धारा 144। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि दो प्रकार के कानून होते हैं, सिविल और क्रिमिनल, यानी दीवानी और फौजदारी मुकदमे। फौजदारी मुकदमे वो होते हैं जो लड़ाई झगड़ा, मर्डर और इस तरीके की चीजें होती हैं, दंगे फसाद, इस तरीके की चीजें। सिविल मुकदमे वो होते हैं कि किसी ने किसी की जमीन कब्जा ली, किसी ने कहीं सड़क पर कब्जा कर लिया,
किसी ने किसी की दुकान पे कब्जा कर लिया, कोई किराया नहीं दे रहा है, या कोई कह रहा है कि मैं बढ़ा हुआ किराया नहीं दूंगा, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो इन सब कानूनों को भारत में कानून क्या है, यानी कि अपराध को या किसी अपराध को परिभाषित करना और उसकी प्रक्रिया क्या होगी। यानी किसी ने चोरी की तो पहली बात यह कि चोरी क्या है, और दूसरी बात यह कि चोरी की, अब इसके लिए कौन सी कानून, कौन सी धारा, कौन से कानून का पालन होगा, कैसे आप उसको साबित करेंगे। भाई इल्जाम किसी के ऊपर भी लग सकता है, लेकिन तब तक वो साबित नहीं हो जाता है तब तक तो हम मानते नहीं है, कोर्ट भी यही कहता है हमारा। तो कैसे साबित होगा, कैसे आप प्रक्रिया अपनाएंगे, और उसके लिए क्या निर्धारित है कि भाई अगर इसने किसी की दुकान पर चोरी की तो इसको 500 रुपए जुर्माने की सजा होगी, अगर ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया तो 1000 रुपए का जुर्माना होगा, 15 दिन की सजा होगी। तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है और उसको पारिभाषित, तो जो पारिभाषित करने का काम है वो हमारे यहाँ है आईपीसी में, और उसको प्रोसेस कैसे करना है, आपको प्रक्रिया पूरी जो क्या है वो है हमारे यहाँ सीआरपीसी। हालांकि भारत अपनी नई न्याय संहिता लाने वाला है, ला चुका है, वैसे तो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो सीआरपीसी और आईपीसी की बहुत सारी धाराएं खत्म हो जाएंगी, और उसके साथ ही ये आगे चलेगा। लेकिन अभी तक आईपीसी और सीआरपीसी ही चलता रहा है, मतलब चल रहा है अभी तक। तो यहाँ पर ये दो चीजें हैं समझने वाली। यहाँ पर ये भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि आईपीसी और सीआरपीसी तो अलग अलग चीजें, जैसा मैंने बताया। एक पारिभाषित करती है कि चोरी क्या है, डकैती क्या है, मर्डर क्या है, किसी को गाड़ी से ठोक देना क्या है, या आप कब कहलाएंगे बिना टिकट, कि आप बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में तो खैर जा ही नहीं सकते। तो दूसरी तरफ सीआरपीसी ये बताती है कि ठीक है, आपने किसी व्यक्ति को पकड़ा कि ये बिना टिकट यात्रा कर रहा था बस में या ट्रेन, अब प्रक्रिया क्या होगी, उसको दंड कितना मिल सकता है, अधिकतम दंड क्या हो सकता है, जुर्माना लगा के भी छोड़ा जा सकता है, या सजा ही होगी, या दोनों काम होंगे, या क्या ये जमानती है या गैर जमानती है, कि भाई जमानत नहीं होगी इस केस में या जमानत हो जाएगी। तो ये सब चीजें सीआरपीसी बताती है। तो इसी तरीके से एक धारा 144 बनाई गई है जो कहीं पर भी 3 या 3 से अधिक आदमियों को, लोगों को अस्त्र या शस्त्र के साथ इकट्ठा होने से मना करती है, रोकती है कि आप लोग नहीं इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये धारा लागू हो गई। तो साथियों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर 144 की हमें जरूरत ही क्यों पड़ती है, आखिर ऐसी क्या स्थितियां पैदा हो जाती हैं जहां 3 या 3 से अधिक आदमी या 5 या 5 से अधिक आदमी एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। अस्त्र और शस्त्र, यानी आप ऐसी कोई चीज लेकर के इकट्ठे, शस्त्र तो सबको पता होता है, बंदूक, राइफल और ये सब चीजें शस्त्र होती हैं। अस्त्र मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जिसका आप हथियार के रूप में प्रयोग कर सके, कोई भी चीज हो सकती है, लाठी, डंडा, चाकू, छुरी, आपके पास कोई ऐसा मतलब जैसा रॉड, सरिया अगर आप ले लें तो उसको भी आप अस्त्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को लेकर के आप नहीं इकट्ठे हो सकते। केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए तो धारा 144 लगा दी गई, आखिर क्यों? गौतम बुद्ध नगर में रामनवमी थी तो वहां 144 लगा दी गई, क्यों? अब चुनाव का दौर चल रहा है, जहां भी चुनाव होता है तो चुनाव का जो मतदान केंद्र होता है उसके आसपास कुछ एरिया में 200, 300, 500 मीटर का एरिया होता है जिसमें धारा 144 लागू होती है, क्यों? साथ ही मैंने ये भी कहा था कि ये तो मौलिक अधिकार का हनन हो सकता है अगर हम कहें तो आखिर क्यों, ऐसा क्यों है? धारा 144 किन परिस्थितियों में, ये तो आपको पता चल गया कि धारा 144 होती क्या है। धारा 144
प्रिवेंट करती है, रोकती है 3 से 5 लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने से शस्त्र और अस्त्र के साथ। अब ये बात हो गई। दूसरी चीज, मौलिक अधिकारों का हनन इसलिए नहीं है क्योंकि संविधान ये तो कहता है कि आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो मौलिक अधिकार का हनन स्वतंत्रता का कैसे हो रहा है कि जी हम इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते, हम जा क्यों नहीं सकते, निकल क्यों नहीं सकते। दूसरे की स्वतंत्रता के मूल्य पर आपको स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। सब समान है तो सबको स्वतंत्रता समान रूप से मिलेगी। दूसरे की स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है, इसलिए आपको वहां पर रोका जा रहा है। तो जब भी कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जब सरकार को, मतलब देखिए इसको लगाने के लिए भी एक प्रोसीजर है कि धारा 144 कब लागू करनी है, कहाँ लागू करनी है, किस क्षेत्र विशेष में लागू करनी है, पूरे उस क्षेत्र में लागू होनी है, सिर्फ एक सड़क पर लागू होनी है, सिर्फ एक स्कूल में लागू होनी है, सिर्फ एक मार्केट में लागू होनी है, पूरे जिले में लागू होनी है। तो ये मजिस्ट्रेट की अनुमति से होता है। बिना आप मजिस्ट्रेट यानी जो दंडाधिकारी है, दंड देने का जो अधिकारी होता है, पद होता है हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट का, मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना आप नहीं लगा सकते। इसका फैसला मजिस्ट्रेट ही करता है सामान्यतया। जहां पर पुलिस में कमिश्नरी व्यवस्था है, जैसे दिल्ली में कमिश्नरी व्यवस्था है, यूपी के कई शहरों में कमिश्नरी व्यवस्था लागू हो गई है, वहां पर ये पावर पुलिस के ही अधिकारियों को कुछ पावर होती है। क्योंकि कमिश्नरी व्यवस्था और सामान्य पुलिस व्यवस्था में ये थोड़ा सा अंतर होता है कि सामान्य पुलिस व्यवस्था में सामान्य चीजें होती हैं और जो मजिस्ट्रेटियल पावर है वो मजिस्ट्रेट के पास ही होती है। लेकिन जब कमिश्नरी व्यवस्था की हम बात करते हैं तो कमिश्नरी व्यवस्था में कुछ चीजें, कुछ पावर जो है वो मजिस्ट्रेट की, कुछ पावर, कुछ चीजें जो है वो कमिश्नर को, दिल्ली पुलिस, मतलब दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस है तो उसमें जो कमिश्नरी व्यवस्था होती है उन लोगों को वो हस्तांतरित हो जाती हैं, उनके पास भी होती हैं। जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली में ये कमिश्नर को ही यानी पुलिस को ही पावर है कि वो 144 लगा सकती है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी के केस में हुआ, उन्होंने 2-3 जगह जहां जहां उनको डर था कि यहाँ लोग इकट्ठे हो सकते हैं, भीड़ इकट्ठी हो सकती है या कुछ हो सकता है, तो उन्होंने लगा दिया। जब उनको ऐसा कहीं कोई दंगा हो जाता है, शाहीन बाग में थी जब प्रोटेस्ट चल रहा था या कुछ भी इस तरीके की चीजें होती हैं तो पुलिस यहाँ पर कर सकती है। अगर आप यूपी में बात करेंगे तो जहां पर व्यवस्था है कमिश्नरी व्यवस्था है, जैसे वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, तो वहां पर तो पुलिस लगा सकती है। लेकिन बाकी जगहों पर देश भर में यही व्यवस्था है कि आप मजिस्ट्रेट ही उसको इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि कानून लागू करने का काम और उसको वो करने का काम मजिस्ट्रेट का है और लागू करवाने का काम पुलिस का है। पुलिस का काम है किसी कानून को लागू करवाना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो ये थोड़ा सा अंतर है, शायद नई जानकारी होगी आप लोगों के लिए, आपको नहीं पता होगा कि कई बार दिमाग में आता होगा कि दिल्ली में कमिश्नर क्यों होता है, यूपी में डीजीपी क्यों होता है, या बंबई में कमिश्नर होता है लेकिन महाराष्ट्र में डीजीपी क्यों है। तो ये इस तरीके की चीजें हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर ये क्यों लगाई जाती है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, जब भी कभी सरकार को या जो प्रशासनिक व्यवस्था संभालने वाले अधिकारी हैं, प्रणाली है, उनको जब कभी ये लगता है कि यहाँ पर हालात खराब हो सकते हैं, आगजनी हो सकती है, दंगा हो सकता है, अगर लोग इकट्ठे हुए तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी अन्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी समुदाय विशेष को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वहां से निकलने वाले लोगों को नुकसान हो सकता है, या जब भी इस तरीके की कोई चीज होती है तो वहां पर सेक्शन 144 अप्लाई कर दिया जाता है। जैसे लेटेस्ट उदाहरण है, केजरीवाल जी को जब गिरफ्तार किया गया था तो वहां पर 144 नहीं लगी हुई थी, उस एरिया में, उस सड़क पर जहां उनका घर है वहां पर भी नहीं लगी हुई थी। धीरे धीरे जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि ईडी की वहां पर जो है रेड पड़ी है, छापा पड़ा है ईडी का और उनको गिरफ्तार करने की तैयारी है, तो धीरे धीरे वहां पर आप कार्यकर्ता जो है इकट्ठा होना शुरू हो गए, आम पब्लिक भी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है देखने के लिए क्या हो रहा है, कैसे।
तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर उग्र प्रदर्शन ना कर दें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचा दें, या विरोधी पार्टी यानी कोई भी और पार्टी के लोग उसका समर्थन करने के लिए कि गिरफ्तारी आप हो रही है, क्यों नहीं होने दे रहे हो जी, भ्रष्टाचार है, गिरफ्तारी, मतलब ये सब तो राजनीतिक मुद्दे हैं कि वहां पर होनी चाहिए। तो इसलिए वहां पर बाद में सेक्शन 144 अप्लाई कर दिया गया था ताकि वहां पर इस तरीके की चीजें ना। अब हम बात करते हैं कि देखिए सीआरपीसी और आईपीसी दोनों में ही धारा 144 सेक्शन 144 का जिक्र किया गया है, दोनों में ही धारा 144 का वहां पर जो है उसमें व्यवस्था की गई है। लेकिन आईपीसी की धारा 144 और सीआरपीसी की धारा 144 दोनों जो है वो एक नहीं है। ठीक है, आपने कई बार ये देखा होगा, कोर्ट में कई बार बहस होती है या किसी के ऊपर जब जुर्म साबित करा जाता है या किन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है, तो उसमें यह होता है कि जी आईपीसी के सेक्शन इतने के तहत और सीआरपीसी के सेक्शन इतने के तहत, दोनों के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। तो अब मैंने जबकि ये बताया था कि आईपीसी परिभाषित करती है और सीआरपीसी उसको पालन करवाती है प्रक्रिया का, तो दोनों से कैसे हो सकती है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। आईपीसी की जो धारा है वो व्यक्तिगत लोगों को कंट्रोल करती है, प्रिवेंट करती है, कंट्रोल करती है। जैसे अगर सरकार को ये लगता है, जिला प्रशासन को ये लगता है कि मैं खतरनाक साबित हो सकता हूँ, देश बाहर निकलूंगा, मैं लोगों को भड़का सकता हूँ, मेरे बात कहने से दंगे हो सकते हैं, जैसे हाउस अरेस्ट की प्रक्रिया होती है जब किसी को घर में बंदी बन लेते हैं, उसी तरीके से, या कहीं पर अगर 5 लोग इकट्ठे हुए तो वो खतरा पैदा कर सकते हैं, अस्त्र शस्त्र के साथ ना हो, मतलब ये भी 144 ही डिसाइड करती है कि गैर कानूनी गतिविधियां क्या है, आपको उनको कैसे उसमें क्या क्या कैटेगरी शामिल है और कैसे उनको आपको जो है कर सकते हैं। तो अब अगर सरकार को ये लगता है कि मैं हूं और 3 लोग और हैं, मान लीजिए मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नेता हूं और मेरे साथ 4 लोग और हैं, और मजिस्ट्रेट को, जिला प्रशासन को ये लगता है, कानून की जो कानून प्रवर्तन की जो एजेंसियां जिनका काम है कानून लागू करवाना, व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर, तो अगर उनको ये लगता है कि हम 5 लोग अगर बाहर निकले, लोगों को कुछ बोला, बताया, वहां पे खड़े होकर कोई स्पीच दे दी, तो वहां पर जो है ऐसी गतिविधियां बन सकती हैं, ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं कि जो मतलब जो है कानून के हित में ना हो या जो गैर कानूनी हो। तो यहाँ पर ये समझने की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति जब आती है तब हम आईपीसी की धारा 144 का उपयोग होता है। अब कहीं दंगे हो गए, किसी क्षेत्र विशेष में दंगे हो गए, मान लीजिए यूपी के किसी जिले में किसी बात को लेकर के दंगे हो जाते हैं, 2 समुदायों के बीच झड़प हो जाती है, धार्मिक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं। अब वहां पर अगर धारा 144 लागू करने के, भाई इनको प्रिवेंट करो, ये तो अगर घर से निकलेंगे तो यहाँ तो लड़ाई हो जाएगी, कोई भी देखेगा किसी को तो मारेगा, मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, इस तरीके की चीजें जब आ जाती हैं, तो वहां पर ये चीज होती है कि वहां फिर सीआरपीसी की धारा 144 लागू होती है, जो क्षेत्र विशेष को कंट्रोल करती है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि धारा 144 व्यक्ति विशेष और क्षेत्र विशेष दोनों के लिए लागू होती है। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आईपीसी की धारा लगेगी तो वो व्यक्ति विशेष के लिए लगेगी, और सीआरपीसी की धारा लगेगी तो वो क्षेत्र विशेष के लिए लगेगी। मान लीजिए एक जिला है कानपुर, और वहां पर कुछ ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी हो जाती है कि वहां के जिला मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि यार ये इनको तो प्रिवेंट करना पड़ेगा, नेट भी बंद कर दो, ये तो यहाँ पर भड़का देंगे लोगों को, या भड़क सकते हैं, या दंगे हो सकते हैं, या मतलब कुछ भी इस तरीके की चीज हो सकती है। तो वो क्या करेंगे, वो पूरे जिले कानपुर में धारा 144 लगा देंगे। कौन सी? सीआरपीसी की धारा 144, कि भाई अंडर सीआरपीसी सेक्शन 144 जो है यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया है। आप लोग अपने घरों में रहिए, आप बाहर नहीं निकल सकते, आप लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, सड़क पर नहीं जा सकते, या 1 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते, 2 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते, या
दुकानें नहीं खुलेंगी, मार्केट भी बंद रहेगी, आपका नेट बंद रहेगा, आप इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपका मोबाइल तक कभी कभी बंद हो जाता है कि आप मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सब वहां पर सरकार मतलब जो है प्रशासनिक जो संस्थाएं हैं जिनका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट कराना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, वो इसको इस तरीके से लागू करती है। जैसे जम्मू कश्मीर में बार बार ये सब हो रहा है, वहां पर हो जाता है, कभी आतंकवादी हमला हो गया, अब आतंकवादी हमला हो गया या आतंकवादी कहीं जाकर के छुप गए तो भी कई बार सरकार धारा लगा देती है, क्योंकि भाई पब्लिक की भी जान बचानी है, ऐसे तो पब्लिक मानेगी नहीं, बाहर निकलेगी जरूर। तो या आतंकवादियों को मदद ना मिले तो उन्होंने कहा कि भाई जी इस एरिया में नेट बंद कर दिया जाए, इस एरिया में नेट नहीं चलेगा, ताकि उनको कनेक्टिविटी ना मिले, कोई उनको आदान प्रदान ना कर सके सूचनाओं को। तो इस तरीके की चीज है ये, ऐसे धारा 144 का उपयोग होता है। तो साथियों, ये तो हमने बात की यहाँ पर धारा 144 की, कि धारा 144 क्या है, कैसे लागू होती है, कहाँ इसके बारे में लिखा हुआ है, कौन से कानून में है, और ये सब चीजें हमने बात की। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि स्वतंत्रता का हनन है, आपकी आपकी मौलिक स्वतंत्रता का हनन है। लेकिन अब यहाँ पर वही टर्म आ जाती है कि मौलिक स्वतंत्रता, आपकी मौलिक स्वतंत्रता तब तक ही मौलिक स्वतंत्रता है जब तक वो दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना करे। तो लेकिन उसके अलावा भी कई सारी चीजें होती हैं। देखिए, सरकार चला रहे हैं वो भी व्यक्ति है, मजिस्ट्रेट जो धारा लगा रहा है वो भी व्यक्ति है, तो ये सब इंसान है। तो उन लोगों को यहाँ पर मतलब जो है वो अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल भी हो जाता है कई बार। मैं किसी पर्टिकुलर एक चीज को लेके नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, उदाहरण समझा रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो अब जैसे कि क्या होता है कि एक तो धारा 144 लागू हो गई तो सरकार का आपके ऊपर नियंत्रण बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए मेरी गली में धारा 144 लगा दी गई, सिर्फ मेरी गली में, मैं निकलूंगा घर से बाहर, पकड़ लेंगे पुलिस वाले, यहाँ आ जाओ, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, सब्जी लेके आ रहा हूँ, दिखाओ, चेक कराओ, सब्जी ही है, कुछ और तो नहीं है, इस तरीके की चीज है। दूसरी चीज कि लोग मान लीजिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी अच्छी चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर भी कई बार धारा 144 लागू कर दी जाती है। जैसे कि लद्दाख के लोग अपनी जगह पर सही है, वो अपनी उनकी जो मांगे हैं वो सही है, लेकिन आप वहां पर धारा 144 लगा करके आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, उनको बोलने नहीं दे रहे हो। तीसरी चीज यहाँ पर ये है कि ये मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है, बेसिकली मजिस्ट्रेट की विवेकाधीन शक्ति है कि उसको धारा 144 कब इंप्लीमेंट करनी है, किस हालात में करनी है और कहाँ करनी है। तो देखिए, मजिस्ट्रेट भी सरकारी अधिकारी है। अब मान लीजिए कि कहीं पर अगर सरकार को यह लगता है कि सरकार के खिलाफ कुछ हो रहा है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, तो सरकार मजिस्ट्रेट को बोल देगी कि ऐसा करो, धारा 144 लगा लो, ये तो पंगा ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है या सरकार के खिलाफ होता जा रहा है, तो मजिस्ट्रेट इंप्लीमेंट कर देगा। मजिस्ट्रेट इंप्लीमेंट कर देगा तो आप उसको फिर रोक नहीं पाएंगे, फिर तो आपको लगानी पड़ेगी कि साहब मजिस्ट्रेट का आदेश है, आप क्या करें। तो ये 3-4 इसमें कमियां भी हैं। इसके साथ साथ एक चीज मैं और बता दूं आपको कि 2 महीने तक, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, कम से कम 2 महीने तक ये धारा लागू की जा सकती है, और मैक्सिमम 6 महीने तक राज्य सरकार की संस्तुति पर, अप्रूवल पर। अगर राज्य सरकार कहती है, हमेशा के लिए आप इसको नहीं कर सकते कि जिसको जब तक चाहे बंदी बना लो या कुछ भी कर लो, मतलब हर चीज के लिए फिर अलग अलग कानून है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर ये 3-4 इसमें कमियां भी हैं, या हम कह सकते हैं कि इसके वीक पॉइंट है कि जो जिससे इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। अब जैसे केजरीवाल जी के केस की अगर हम बात करें, तो वहां पर जब धारा 144 लागू कर दी गई, सरकार को लगा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत सारे इकट्ठा, लेकिन सरकार भी वो नहीं थी कि बहुत सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं, ये हमारे लिए दिक्कत की बात बन सकती है, दिक्कत हो सकती है। ईडी का जो मुख्यालय है वहां पर भी उन्होंने 144 लागू कर दी कि यहाँ पर लोग इकट्ठे ना हो पाए। अब सरकार तो ये तर्क दे सकती है कि हमने इसलिए किया कि स्मूथली मूवमेंट बना रहता, लोग अगर इकट्ठे हो जाते तो फिर कैसे हम कर पाते, सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है। लेकिन भाई एक चीज ये भी तो हो रही है कि लोग भी तो सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप उनको वहां पे सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो। तो ये कुछ कमियां भी हैं इसकी। उम्मीद करता हूं आपको ये विषय समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए,
और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि मैं और बेहतर कर सकूं।